ज्योतिष में जब हम किसी ग्रह कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन के दौरान हम राजयोग, धन योग, अच्छे योग, दुर्योग, खल योग, प्रेष योग, रेखा योग इत्यादि देखते हैं और इन योगों के हिसाब से फल कहते हैं। कुंडली विश्लेषण जो है वो इन ग्रहों का विश्लेषण है। कुंडली में घटित होने वाले अलग अलग योगों का विश्लेषण है। इसमें एक तो मूलभूत ज्योतिष के प्रिंसिपल आते हैं, मूलभूत ज्योतिष के नियम आते हैं। ग्रह बली है, ग्रह कमजोर है, किस भाव का स्वामी है, उसके हिसाब से ग्रह को कारकत्व मिलते हैं, किन चीजों को दिखाएगा, किन चीजों पे आधिपत्य रखता है। एक ग्रह का स्वाभाविक कार्यकत्व भी है जिस पर ग्रह स्वाभाविक तौर पे आधिपत्य रखता है। सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। सप्तम भाव का स्वामी पत्नी दिखाएगा, अष्टम भाव का स्वामी मृत्यु दिखाएगा, इत्यादि इत्यादि। अब जब हम ग्रह के फल का अवलोकन करते हैं, उस अवलोकन में नक्षत्र बहुत अपनी जरूरी महत्ता रखता है। विडंबना की बात यह है कि ज्योतिष जो नक्षत्र से शुरू हुआ, उसमें बाद में राशियां आ गई और नक्षत्र का इस्तेमाल कम हो गया। अब इसमें थोड़ा तो ये भी है कि राशि के हिसाब से फल ज्यादा सटीकता से और ज्यादा विस्तृत रूप से देखे जा सकते हैं, इस वजह से भी नक्षत्र का यूज कम हुआ। दूसरा, मैं समझता हूं कि ऋषियों का यह मानना था कि नक्षत्र के बारे में तो पता ही है, शास्त्रों से पढ़ा ही हुआ है, तो राशि के बारे में बात की जाए। ज्योतिष के विद्यार्थी होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ऋषि ने जितना कुछ सिखाया है, जो जोर दे करके कहा है वो और जो हल्के से कहा है उसको भी, इन सब का ध्यान रख करके फलादेश करें। नक्षत्र की खास महत्ता यह है कि नक्षत्र का मतलब होता है नक्षत्र, है ना, नक्षत्र। तो न मतलब जो नहीं होता, छत्र मतलब क्षति, जिसकी क्षति नहीं होती वह नक्षत्र है। माने ज्योतिष में ज्यादातर क्या होता है कि ग्रह बली हो तो अपना फल करता है, कमजोर हो तो फल नहीं कर पाता। तो ग्रह कमजोर हो तो जो भी शुभ फल है उसकी क्षति हो जाती है। बुरे भाव का स्वामी भी कमजोर होकर के बुरे फल ना दे सकने की स्थिति में आता है, लेकिन ज्यादातर तो बुरे भाव का स्वामी कमजोर होने पर फल और बुरा कर देता है। तो राशि से जुड़े हुए जो फल हैं वो ग्रह के बल के हिसाब से, ग्रह के राशि में बल के हिसाब से उन फल की क्षति भी हो सकती है, हो सकता है वो फल ना भी मिले, जिसमें खास तौर पर ग्रह का अस्त होना और ग्रह का ग्रह युद्ध में हार जाना, षडबल में 100% से कम बल का प्राप्त होना, 60 रूप से कम बल का प्राप्त होना, ये मुख्य बात हुआ। अब इस पूरे में देखिए, ग्रह का नीच होना, शत्रु राशि में होना बुरा फल ग्रह करता है, लेकिन अपना फल ना कर पाए, निर्धारित फल ना कर पाए, ऐसा नहीं होता। इन्हीं तीन अवस्थाओं में ही मैंने देखा है कि ग्रह अपना निर्धारित फल नहीं कर सकता। नक्षत्र के बारे में यह बात नहीं है। ग्रह नक्षत्र में बली होता है, निर्बल होता है, इसका कोई विचार नहीं है। और क्योंकि नक्षत्र, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि नक्षत्र का मतलब ही यह है कि वो फल जिसकी क्षति ना होती हो, तो कहने का आशय ये हुआ कि नक्षत्र का जो फल है वो तो ग्रह देता ही देता है। दूसरी बात यह है कि जन्म कुंडली में बाकी के जो योग बने हों, सप्तम भाव का स्वामी बुरे घरों में गया हो तो विवाह खराब करता है, लेकिन इसमें ठीक से उपाय करके इस फल को टाला जा सकता है। हो सकता है विवाह खराब ना भी करे, ठीक कर दे। बट नक्षत्र आधारित जो फल होता है वो नक्षत्र आधारित फल, क्योंकि नक्षत्र है, क्षति नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकता, तो नक्षत्र आधारित जो ग्रह का फल होता है वो ग्रह देकर के ही रहता है। इस वजह से भी नक्षत्र का अवलोकन, नक्षत्र का विचार करना बहुत आवश्यक है। और आज के बाद से मैं जब भी नक्षत्र की बात करूंगा, अब तक मैंने जो बातें बोली हैं इसका आप ध्यान रखेंगे, और आगे भी जो कि मैं मूलभूत बातें, समझ से जुड़ी हुई बातें बोलूंगा, उसका भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी बातें जो है कि बदलती रहेंगी जैसे जैसे वीडियो बनाऊंगा। मतलब जरूरी नहीं है कि अगली वीडियो भी नक्षत्र पे ही बनाऊं, बट जब भी बनाऊंगा मतलब कहेंगे। ठीक है। अब इस पूरे प्रकरण में देखिए, मोक्ष जो है इंसान को वो भगवान देता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए भगवान का चिंतन मनन करना चाहिए, वो तो अलग बात है। मोक्ष जो देता है,
भोग जो देता है इंसान को, इंसान के कर्म फल का जो भोग देता है, शुभ कर्म करने पर शुभ फल की प्राप्ति जो कराता है, पाप फल करने पर पाप कर्म करने पर पाप फल की जो प्राप्ति कराता है, वो कराता है ग्रह। तो बृहत पराशर में साफ लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म का फल देने के लिए विष्णु बार बार नहीं आ सकते। उन्होंने ग्रह को नियत किया हुआ है कि ग्रह अपनी गति से ग्रह व्यक्ति को उसका फल देगा। अब ग्रह फल कैसे देगा? तो आज ही क्लास में बात हो रही थी, एक विद्यार्थी कह रहा था कि सर मैं कोई और मकान ले रहा था, लेकिन अंत में मैंने ये मकान देखा और इसको मैंने तुरंत ले लिया, और आज आपने दशा अंतरदशा से, एस्ट्रो वास्तु जिसको कहते हैं, उससे बहुत अच्छे से समझा दिया कि मैंने ये मकान क्यों लिया। तो ग्रह वही है जो आपके दिमाग को ग्रसित कर देता है। ग्रह वो है जो आपके दिमाग को पकड़ करके आपको एक विशेष प्रकार की सोच, एक विशेष प्रकार का नजरिया, एक विशेष प्रकार का रवैया, एक विशेष प्रकार की रुचि दे करके अपने हिसाब से काम करवा लेता है ना। तो ग्रह वो है जो आपको ग्रसित कर लेता है। इसलिए कहा है कि इंसान को शुभ या अशुभ फल जो भी करना है वो उससे ग्रह करवाता है। ग्रह अपना विचार, जब जो ग्रह बली होगा वो अपना विचार, अपना स्वभाव व्यक्ति को देता है, और फिर उस ग्रह का जो कारकत्व है उसका फल व्यक्ति भोगता है। उदाहरण स्वरूप शनि आलस्य का कारक है, शनि दुख का भी कारक। तो शनि जब दुख देने पर आता है तो आदमी को आलसी बना के दो। अब मंगल भी पाप ग्रह है और उत्तेजना क्रोध का कारक है। तो जब आदमी को क्रोध से बुरा फल प्राप्त होना हो तो मंगल बुरा फल करता है। ये तो हो गई ग्रह फल कैसे करता है हर व्यक्ति के लिए सही। अब जो ज्योतिषी है वो कुंडली का अवलोकन करके, ग्रह नक्षत्रों को जान करके, ग्रह नक्षत्र क्या फल करने वाले हैं उसको जान करके, अपनी बुद्धिमता से, क्योंकि इंसान जिंदगी में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, अपनी बुद्धिमता से चाहे तो उस काम को करे अगर उसको उचित लगता है तो, और अगर चाहे तो खुद के मन वासना विचार पर काबू रख करके अपने आप को वो काम करने से रोके। तो बुरा काम करने से खुद को रोक करके और अच्छा काम करके अपना ये जीवन सुधार सकता है, और आगे आने वाला परलोक जो है उसको भी सुधार सकता है। ठीक है ना? ये व्यक्ति कर सकता है। इसलिए वारामिहिर जैसे ऋषियों ने कहा है कि ज्योतिष जो है इस दुनिया के भवसागर में, इस दुनिया के समुद्र में ज्योतिष नाव के जैसी है। इस पे जो बैठता है वो तो पार लग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस कारण मैं समझता हूं कि पुराने समय में जो हिंदू गुरुकुल थे उसमें एक निश्चित अवधि तक, 5 7 10 साल की उम्र तक, हर व्यक्ति को ज्योतिष का मूलभूत ज्ञान होना, जिसमें विशेष तौर पर नक्षत्र और मुहूर्त का ज्ञान होना बहुत आवश्यक। कि आदमी को कम से कम पता हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या मेरे लिए उचित है, क्या नहीं है, क्या लाभदायक रहेगा, क्या नहीं रहेगा। ये बहुत आवश्यक। हाँ, पराशर ऋषि, अब मैंने बोला कि ग्रह आपको भोग देता है, तो ग्रह आपके दिमाग को ग्रसित तो करता है, और वो ग्रसित करने के कारण, अपनी प्रवृत्ति में लगाने के कारण शुभ फल अशुभ फल देता है। जो भी आपको भोगना है, पुण्य भोगना है, सुख भोगना है, पाप भोगना है, दुख भोगना है, वो आपसे ग्रह भोगवाता है। अब ये जो भोग ग्रह आपको करवाता है, ये भोग आपको करवाता है अपनी अवस्था के हिसाब से। तो पराशर ऋषि कहते हैं कि ग्रह जब नक्षत्र में जाता है तो ग्रह नक्षत्र को भोगता है, राशि में जाता है तो राशि को भोगता है, भाव में जाता है तो भाव को भोगता है। और ग्रह क्या है? आपके ही व्यक्तित्व का अंश है। आपका गुस्सा मंगल, आपका प्रेम शुक्र, आपका ज्ञान गुरु, आपकी बुद्धि बुध, आपके ही व्यक्तित्व का, आपका ही व्यक्तित्व का दर्पण है। ग्रह जैसे जैसे फल खुद भोगता है वैसे वैसे फल आपको भोगवाता है। तो ग्रह खुद कैसे फल भोग रहा है इसका निश्चय करना बहुत जरूरी है, ये जानने के लिए कि ग्रह आपको कैसे फल भोगने पे मजबूर करेगा, कैसा फल आपको प्रस्तुत करेगा। ये फल ग्रह अपनी दशांतर दशा में प्रस्तुत करता है, अपने गोचर में प्रस्तुत करता है, और जिस भाव का स्वामी होता है, जिस जिस चीज का कारकत्व रखता है, उन चीजों से जुड़े हुए मामलों में अपने ये फल ग्रह जो है कि प्रकट करता है। ठीक है ना? और यहां पर विशेष तौर पे ऋषि ये कह रहा है कि ग्रह नक्षत्र में, विशेष तौर पे नक्षत्र में जैसा भोग करता है, मुख्य तौर पे, क्योंकि राशि पुरुषवाचक है, भाव भी पुरुषवाचक है, नक्षत्र थोड़ा स्त्रीवाचक है, क्योंकि नक्षत्र का फल नष्ट भी नहीं होता। तो नक्षत्र में ग्रह जैसे फल का भोग करता है वैसा फल आपको भोग करवाता है।
ज्योतिष भी ना कंप्यूटर लैंग्वेज की तरह है। हम लोग छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें ये पढ़ाया कि कंप्यूटर तो इतना अच्छा अच्छा फोटो वोटो सब निकाल करके दे देता है, लेकिन कंप्यूटर को खुद बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, 0 1 पॉजिटिव नेगेटिव, यही कंप्यूटर समझता है। ज्योतिष भी इसी प्रकार से दो ही चीज समझता है, राजयोग दुर्योग, धन योग दरिद्र योग, है ना। राजयोग गुड, धन योग गुड, दरिद्र योग बैड, दुर्योग बैड। ऐसा ही ज्योतिष भी समझता है। तो जब हम ज्योतिष को पढ़ें या जब हम ज्योतिष से फलादेश करें, तो हम भी ऐसे ही गुड बैड वाली ही सोच रखें, तो जाकर के अंत में फलादेश निकल पाएगा। आपको सोचना है गुड बैड में, लेकिन फलादेश जो करना है वो डिस्क्रिप्टिव फलादेश करना है। फलादेश जो करना है वो थोड़ा सा ऐसा करना है कि उसमें ठीक से पता चले कि गुड क्या बैड क्या, ठीक से ये इसको निश्चय करके करना है फलादेश। इसलिए ज्योतिष में फलादेश करना थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि सोचना गुड बैड में है ना, बाइनरी सोचना है। लेकिन जो फलादेश करना है वो ठीक से चित्रित करके फलादेश करना है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है कि थोड़ा सा मुश्किल भी कभी कभी पड़ जाती है, बट कोई बात नहीं, ये मुश्किल आसान करने के लिए ही हम जैसे लोग हैं। तो बात मैं कर रहा था कि राजयोग अच्छा है। अब राजयोग जन्म कुंडली में देखते हैं, आप लोगों को देखने का पता भी होगा, नहीं पता होगा तो कभी बाद में इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज मैंने सोचा है कि नक्षत्र राजयोग पर चर्चा, कि नक्षत्र के हिसाब से भाई राजयोग कैसे बनता है, ठीक है। अब जो ऋषि कहते हैं कि भाई अगर शुक्र कृतिका नक्षत्र में हो तो राजयोग देता है। अब कृतिका नक्षत्र में शुक्र राजयोग क्यों देता है? कृतिका नक्षत्र में ऐसा शुक्र का क्या मतलब है कि वो राजयोग दे? ठीक है, तो ऐसे इधर उधर एक आधा शब्द ज्योतिष में मिलता है। सच की बात तो यह है कि फलित ज्योतिष के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें नक्षत्रों का इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन मुझे लगता है वो कम इसलिए क्योंकि ऋषि ये समझ रहा है कि नक्षत्र तो पहले से ही आते हैं, ये समझ रहा है। तो हम पहले नक्षत्र से फल की बात करें या नक्षत्र से हम फल डिकोड करना शुरू करें, उसके पहले हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए। कुछ चीजें मूलभूत होती है ना? इंसान शरीर बना, ये दुनिया बनी, इन सब में कुछ चीज मूलभूत है। दो मूलभूत चीजें हैं बेसिक, जिसको कहते हैं तत्व और गुण। हर चीज का कुछ तत्व होता है, हर चीज का कुछ गुण होता है। शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है, बाकी हर एक चीज अलग अलग तत्वों के सम्मिश्रण से बनी है। एक तत्व के एक प्रकार के सम्मिश्रण से इंसानी शरीर बना है पुरुष, दूसरे प्रकार के सम्मिश्रण से इंसानी शरीर बना है स्त्री। तो केमिस्ट्री की तरह है, अलग अलग फॉर्मूला में चीजें मिलाने से अलग अलग शरीर बनता है। फिर वो शरीर जो कार्य करता है गुण के हिसाब से कार्य करता है, सत्व के हिसाब से कार्य करता है, रजस के हिसाब से कार्य करता है, तमस के हिसाब से कार्य करता है, इसको समझिए। तो तत्व और गुण जो है वो बेसिक है। और जब भी बात शुरू करनी हो तो पहले तत्व का विचार और गुण का विचार करना चाहिए। और भी चीजों का विचार बहुत आवश्यक है, लेकिन ये मूलभूत विचार है, खाका इसी पे खड़ा हो। बिल्डिंग का बेस यही बनाएगी, बाद में जो मर्जी बने। तो यहां पर सबसे पहले गुण को, सॉरी तत्व को आज हम समझेंगे। तत्व को समझें तो मुख्य तौर पर 5 तत्व हैं, ठीक है। ग्रह भी तत्वों के हिसाब से है। तत्व में किसी तत्व से ग्रह मित्रता रखता है, किसी तत्व से ग्रह शत्रुता रखता है। याद करना बहुत आसान है। कुंडली में आपको पता होगा एक चीज होती है दिग्बल कहते हैं उसको। दिग्बल माने ग्रह किस भाव में बली होता है। दिग्बल माने दिशा का बल, दिग माने दिशा, बल माने दिशा का बल। इसमें लग्न पूर्व दिशा है, लग्न पूर्व दिशा को दिखाता है, और पूर्व दिशा में 2 ग्रह बलशाली होते हैं। बुध बलशाली होता है, पृथ्वी तत्व का कारक है, और गुरु बलशाली होता है, आकाश तत्व का। दशम भाव में जो कि दक्षिण दिशा है, इसमें सूर्य बलशाली होता है और मंगल बलशाली होता है, दोनों अग्नि तत्व के कारक, ठीक है। इसमें बुध पृथ्वी तत्व का कारक है और गुरु आकाश तत्व का कारक है। सप्तम भाव में जो कि पश्चिम दिशा को दर्शाता है, शनि बलशाली होता है, और ये शनि वायु तत्व का कारक है। और चतुर्थ भाव में जो कि उत्तर दिशा को दर्शाता है, चंद्रमा और शुक्र बलशाली होते हैं। ये दोनों के दोनों जो है कि जल तत्व के कारक है। ये आपको टेबल याद हो गई। इसमें आप ये मान के चलें कि पहला भाव लग्न है, पूर्व दिशा है, फिर दशम भाव है,
दक्षिण दिशा है, फिर सप्तम भाव है पश्चिम दिशा है, फिर चतुर्थ भाव है उत्तर दिशा है। ठीक है, ये बेसिक बात है, इसको आप याद। अब इसमें एक बात समझते हैं, ग्रह जब अपने ही तत्व में होता है तो ग्रह बहुत बलशाली होता है। ग्रह बलशाली होगा तो क्या करेगा भाई? अगर आपका जानकार, आपका हितैषी बलशाली हो जाए, आपको ही मजा है, आपको ही अच्छा है ना? तो बली होने पर ग्रह खुद इंजॉय करता है, मजा करता है, आपको मजा देता है। तो जैसे मानिए गुरु है, गुरु आपका ही ज्ञान है, वो ज्ञान बली होकर के आपको ज्ञानी बनाता है। ज्ञानी बनाने से क्या होता है? आप सुख प्राप्त करते हो। ठीक है, तो पहली बात हो गई कि ग्रह अगर अपने ही तत्व में होगा, बुध अगर पृथ्वी तत्व में होगा तो बली होगा, गुरु अगर आकाश तत्व में होगा तो बली होगा, सूर्य और मंगल अग्नि तत्व में होंगे तो बली होंगे, शनि वायु तत्व में होगा तो बली होगा। राहु को भी वायु तत्व का ही कारक ले लिया, राहु भी वायु तत्व में होगा तो बली होगा। केतु को भी अग्नि तत्व का कारक ले लिया, केतु भी अग्नि तत्व में होगा तो बली होगा। और चंद्रमा और शुक्र जल तत्व में होंगे तो बली होंगे। चंद्रमा के बली होने से मन बली होगा, धन की प्राप्ति होगी। शुक्र के बली होने से सुख साधन की प्राप्ति होगी। शनि के बली होने से जिंदगी में दुख कम आएगा। राहु के बली होने से व्यक्ति चालाक होगा, सारे काम करा लेगा। सूर्य के बली होने से व्यक्ति का प्रभाव प्रभुत्व होगा। मंगल के बली होने से व्यक्ति को अच्छी स्थिति प्राप्त होगी, क्योंकि मंगल सेनापति है। तो सेनापति क्या है? पोजीशन, अच्छी पोजीशन प्राप्त होगी। ठीक है ना? केतु के बली होने से जिंदगी में व्यक्ति के ऊपर बोझ नहीं लदा हुआ होगा, जीवन में स्वतंत्र होगा। स्वतंत्रता का कारक है केतु मेरे हिसाब से। गुरु के बली होने से व्यक्ति ज्ञानी होगा, है ना? बुध के बली होने से व्यक्ति बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, जो भी करेगा अच्छा करेगा। तो ये तो बल की बात। अब इसमें जरा सा एक चीज समझते हैं नक्षत्रों में, क्योंकि नक्षत्र की मैं बात कर रहा हूं। तो नक्षत्रों में अश्विनी से लेकर के, ठीक है, नक्षत्र की गिनती आपको पता होगी, अश्विनी भरनी, ठीक है ना, अश्विनी भरनी कृतिका रोहिणी मृगशिरा। अश्विनी से लेकर के मृगशिरा तक जो नक्षत्र हैं ये पृथ्वी तत्व के नक्षत्र हैं। माने अश्विनी से लेकर के मृगशिरा तक किसी भी नक्षत्र में बुध होगा तो बुध बली होगा। ये बुध आपको राजयोग की प्राप्ति कराएगा, बुद्धिमान बनाएगा। ठीक है, बुद्धिमान बनाने से आप जिंदगी में जो भी चीज करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। वो सफलता प्राप्त होने की वजह से अच्छा, बुध की दशा अंतर दशा में भी बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति। इसके बाद आगे आते हैं आर्द्रा नक्षत्र से लेकर के, आर्द्रा नक्षत्र हो गया, फिर पुनर्वसु हो गया, फिर पुष्य हो गया, फिर अश्लेषा हो गया, फिर मघा हो गया, फिर पूर्वा फाल्गुनी। तो आर्द्रा नक्षत्र से लेकर के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र तक जो है ये पूरा का पूरा जल तत्व है। जल तत्व होने का क्या मतलब है कि इन नक्षत्रों में अगर चंद्रमा या शुक्र होगा तो बलि होगा। बलि होने से क्या होगा? आपको अपनी दशा अंतर दशा में राजयोग की प्राप्ति कराएगा। और साथ में ही चंद्रमा के जो फल है, माता से लाभ होगा। ठीक है ना? मन आदमी का बलि होगा, जिंदगी में हौसला रहेगा, सुखी रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, धनी होगा, है ना? शुक्र के रहने से सुख साधन के समान उत्पन्न होंगे, सुख संपत्ति होगी। ठीक है, पत्नी अच्छी मिलेगी, पत्नी सहयोग करेगी ना। शुक्र जो है कि सास ससुर का कारक भी है, मतलब पत्नी के परिवार वालों का भी कारक है। तो पति पत्नी के परिवार वाले अच्छे होंगे, वो भी सहयोग करेंगे, ऐसा फल होगा। इसके बाद उत्तर फाल्गुनी से लेकर के, उत्तर फाल्गुनी से लेकर के सिंह राशि में आता है उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा। उत्तर फाल्गुनी से लेकर के विशाखा नक्षत्र तक जो नक्षत्र हैं ये अग्नि तत्व। इनमें से किसी नक्षत्र में सूर्य मंगल और केतु के होने से इनके अच्छे फल प्राप्त होंगे, दशांतर दशा में अच्छे फल होंगे, इनके कारकत्व से जुड़े हुए अच्छे फल होंगे, भावाधिपत्य से जुड़े हुए अच्छे फल होंगे। मानिए सूर्य जो है वो चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाखा किसी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो चतुर्थ भाव का स्वामी होने से वाहन का, जमीन का, माता पिता का अच्छा लाभ प्राप्त कराएगा। चतुर्थ भाव होने से व्यक्ति खुश रहेगा, उसको सुख
के साधन प्राप्त होंगे, है ना, जमीन जायदाद प्राप्त होगा इत्यादि, सब अपने अच्छे फल कराएगा। तो जिन चीजों का कारकत्व रखता है उसमें तो अच्छे फल कराएगा कराएगा, दशांतर दशा में भी अच्छे फल कराएगा। इसके बाद अनुराधा से शुरू करके विशाखा के बाद नक्षत्र आता है अनुराधा। तो अनुराधा नक्षत्र से शुरू करके अनुराधा हो गया, अनुराधा के बाद ज्येष्ठा हो गया, मूल हो गया, पूर्वाषाढ़ हो गया, उत्तराषाढ़ हो गया, श्रवण हो गया। अनुराधा से लेकर के श्रवण नक्षत्र तक वायु तत्व के ये सारे नक्षत्र हैं, और वायु तत्व के नक्षत्र होने से इनमें से किसी नक्षत्र में राहु या शनि हो तो ये बलशाली होते हैं, अपनी दशा अंतर दशा में राजयोग देते हैं, अपने कारकत्व से जुड़ी चीजों से फायदा कराते हैं। शनि हो तो अच्छे नौकर मिलते हैं, नौकर आदमी का सहयोग करते हैं। अच्छे नौकर मिलने का मतलब क्या है, जिसके बहुत सारे नौकर हो वो क्या होता है, बिजनेसमैन होता है, व्यवसायी होता है, व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है, इत्यादि इत्यादि। इसके बीच में अगर कहीं पर ग्रह नीच वगैरह हो जाए, इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। उत्तर फल्गुनी से विशाखा के बीच में सूर्य मंगल दोनों बलशाली होते हैं, लेकिन सूर्य इसमें बीच में नीच भी होगा, तो वहां पर जो है कि थोड़ा सा इसको एक्सेप्शन मान लेना चाहिए कि सूर्य नीच का होकर के उतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं, यही राज की बात है कि ज्यादातर नीच के सूर्य वाला व्यक्ति भी आपको बड़ा सफल दिखेगा। नीच के सूर्य वाला व्यक्ति भी आपको बड़ा सफल दिखेगा, क्योंकि उत्तर फाल्गुनी से विशाखा के बीच में नक्षत्र तो अग्नि है, ठीक है ना। लेकिन नीच के मंगल वाला व्यक्ति आपको उतना सफल नहीं दिखेगा, क्योंकि मंगल जब नीच का होगा, ठीक है ना, तो अद्रा से पूर्व फाल्गुनी के बीच में होगा, वो जल तत्व है। अब अग्नि तत्व का मंगल जल तत्व में अच्छा कैसे हो सकता है? नीच का मंगल अच्छा फल दिखाते हुए बड़ा कम दिखेगा, नीच का सूर्य ज्यादातर दिख जाएगा। ये जो है कि रहस्य की बात है। ठीक है, पांच पांच नक्षत्र डिवाइडेड है, पांच छह का डिवीजन है, ठीक है ना। ये बहुत रहस्य की बात है, बहुत गहरी बात शेयर कर रहा हूं आज मैं आपसे। इसके बाद बाकी के जो नक्षत्र हैं, श्रवण के बाद आगे का जो नक्षत्र आ गया धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर के आखिरी नक्षत्र तक, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भद्राप्रद, उत्तरा भद्राप्रद, धनिष्ठा से लेकर के रेवती तक, ये सारे के सारे जो नक्षत्र हैं आकाश तत्व के नक्षत्र। आकाश तत्व के नक्षत्र होने से गुरु इन नक्षत्रों में बैठा हो तो बली होता है, बली होता है, राजयोग प्राप्त कराता है, इसकी दशा में, दशा अंतर दशा में अच्छा फल प्राप्त। ये तो मूलभूत बात हो गई। यहां पर पृथ्वी तत्व को और आकाश तत्व को ऑलमोस्ट मैं सेम सेम ले रहा हूं, है ना, मतलब एक ही साथ दोनों को लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि बुध जितना अच्छा फल अश्विनी से मृगशिरा के बीच में करता है, तकरीबन तकरीबन उतना ही अच्छा फल धनिष्ठा से रेवती के बीच में, और गुरु जितना अच्छा फल धनिष्ठा से रेवती के बीच में करता है, मोटा मोटी उतना ही अच्छा फल अश्विनी से मृगशिरा के बीच में, ठीक है। तो ये तो बहुत विशेष बात हो गई, ये यहां पर सब। अब इसमें ये तो शुभ फल की बात हो गई कि ग्रह तत्व में होगा, तत्व के हिसाब से बलशाली होगा तो बहुत अच्छा फल करेगा। बाकी जगह पर क्या, इसमें एक बात समझ लें कि इस तत्व के सामने जो तत्व लिखा है वो शत्रु तत्व है। माने पृथ्वी तत्व का बुध और आकाश तत्व का गुरु वायु तत्व के नक्षत्रों में अनुराधा से श्रवण के बीच में अच्छा नहीं होता, अपने से विपरीत तत्व में 0% बली होता है, मतलब एक प्रकार से निर्बल हो जाता है। निर्बल होने से जिस चीज का कारकत्व रखता है, जिस चीज का आधिपत्य रखता है, उसके मामले में बुरा फल करता है, दशा अंतर दशा में पीड़ा। ठीक है, सेम वायु तत्व वाले शनि राहु जो है कि पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व के जो नक्षत्र हैं, रेवती से लेकर मृगशिरा तक, इसमें बुरा फल करते होते हैं, है ना, 0% अच्छा फल करते हैं, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं। ये सेम अग्नि और जल के साथ भी है, अग्नि और जल आपस में शत्रु है। तो जल तत्व का चंद्रमा शुक्र उत्तर फाल्गुनी से विशाखा नक्षत्र के बीच में बिल्कुल शुभ फल नहीं करता, तत्व से कमजोर होता है, और तत्व से कमजोर होकर दिक्कत करता है। वैसे ही केतु सूर्य मंगल अग्नि तत्व के जो ग्रह हैं वो जल तत्व में अद्रा से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के बीच में कमजोर होते हैं, पीड़ा करते हैं। इसमें तत्व किस प्रकार की पीड़ा करता है उस पर मैं बाद में आऊंगा, अभी इतना। इसके बाद ये तो हो गया 0% बल। अब आगे आ गए 75% बल की। अब यहां पर आपको सूर्य की गति थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। लग्न से सूर्य दशम भाव में जाता है, दशम भाव से सूर्य सप्तम भाव में जाता है, सप्तम भाव से चतुर्थ भाव में जाता है, चतुर्थ भाव से वापस लग्न में आता है। तो सूर्य की दिशा में जो अगला तत्व पड़ता है वहां पर ग्रह जो है कि 75% बलशाली होता है, 75% बलशाली होता है। तो अनुपातः जो है कि वैसा ही फल करता है। तो मतलब पृथ्वी तत्व का बुध और आकाश तत्व का गुरु उत्तर फाल्गुनी से विशाखा अग्नि तत्व के नक्षत्र में भी 75% शुभ फल करता है। अग्नि तत्व के सूर्य मंगल और केतु
वायु तत्व के अनुराधा श्रवण नक्षत्र में 75% शुभ फल करते हैं। वायु तत्व के शनि और राहु जल तत्व के आर्द्रा से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बीच में 75%, 75% शुभ फल करते हैं। और जल तत्व के चंद्रमा और शुक्र आकाश और पृथ्वी तत्व के नक्षत्रों रेवती से लेकर के मृगशिरा के बीच में 75% शुभ फल अपना करते हैं। तो यहां पर भी जो शुभ फल है वो कमोबेश राजयोग के जैसा तो नहीं है, बट राजयोग के बराबर है, राज संबंध योग इसको कहते हैं, है ना। मतलब अच्छा फल करता है, 100% अच्छा तो नहीं करता, बट 75% शुभ फल करता ही है। दूसरी बात हो गई अब 50%। मतलब यहां जिसको मैंने 0% शुभ फल बोला है, इसको 0% शुभ फल ना लेकर के 25% शुभ फल लेना चाहिए, क्योंकि पूरा खराब तो कोई ग्रह नहीं होता, 25% ले ले। अब इसमें जो विपरीत दिशा है, मतलब सूर्य की दिशा से विपरीत दिशा, वहां पर इस विपरीत दिशा में जो ग्रह होता है वो 50% शुभ फल करता है। तो कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी तत्व का बुध और आकाश तत्व का गुरु अगर जल तत्व के नक्षत्रों में अद्रा से पूर्व फाल्गुनी के बीच में चला जाए तो केवल 50% शुभ फल ही कर पाता है। मतलब शुभ फल और अशुभ फल मिश्रित होते हैं। शुभ फल अशुभ फल मिश्रित होने का क्या मतलब हुआ कि भाई बुध बुद्धि का कारक है। शुभ फल अशुभ फल मिश्रित होने से क्या हुआ? पढ़ाई लिखाई में आदमी को अच्छी सफलता दे दी, तो उसकी वजह से नौकरी वगैरह ठीक मिल गई। लेकिन बाकी जो आइडिया है आदमी के, यहां पर पैसा इन्वेस्ट कर दूं, अभी घर बना लूं, ये कर लूं, इन सब मामलों में धोखा देते। तो पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा होता है, लेकिन ऐसे फंक्शनल बुद्धि जिसको हम कहते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में जब दिमाग इस्तेमाल करने में आता है तो धोखा खा जाता है, गच्चा खा जाता है। 50% फल हुआ, थोड़ा शुभ थोड़ा अशुभ। इसी प्रकार से जल तत्व के चंद्रमा और शुक्र जब वायु तत्व के अनुराधा से श्रवण नक्षत्रों के बीच में होते हैं तो केवल 50% शुभ फल दे पाते हैं। वायु तत्व के शनि राहु जब अग्नि तत्व के नक्षत्र फाल्गुनी से विशाखा के बीच में होते हैं तो केवल 50% शुभ फल दे पाते हैं। अग्नि तत्व के सूर्य मंगल और केतु जब पृथ्वी और आकाश तत्व के नक्षत्रों में रेवती से मृगशिरा के बीच में होते हैं तो केवल 50% शुभ फल दे पाते हैं। थोड़ा अच्छा फल थोड़ा बुरा फल। 50% शुभ फल को कैसे लें वो मैंने आपको भी एक उदाहरण के से बता दिया। मैं समझता हूँ कि एक उदाहरण काफी है। बाकी ज्योतिष जो है कि इंटेलेक्चुअल नॉलेज है ना, पढ़ने लिखने सोचने समझने की विद्या है, तो इस बात पे और सोचेंगे तो और रहस्य जो है कि आपको खुल करके आएंगे, सामने मिलेंगे। अब इसमें तत्व का जो है, क्योंकि अब देखिए मैं क्या समझता हूं, ज्योतिष में मैंने कम से कम 12-13 साल लगाए। इस 12-13 साल में मुझे क्या समझ में आया कि सबसे जरूरी ज्योतिष में क्या है। मेरा एक्सपीरियंस अगर आप पूछो तो मैंने 12-13 साल में समझा है कि ज्योतिष में सबसे आवश्यक है जिसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन। इंग्लिश में मैं कहता हूं सेग्रीगेशन। कि ग्रह अगर तत्व से कमजोर है लेकिन ऐसे उच्च है तो फल में कैसा फर्क होगा। तत्व से बलशाली है लेकिन वैसे नीच है तो ग्रह में कैसा तारतम्य, फल में कैसा तारतम्य होगा, ये जानना जरूरी है। क्योंकि कोई ग्रह सिर्फ बलशाली हो, कमजोर होने का कुछ भी उसको ना हो, या ग्रह केवल कमजोर हो बली बिल्कुल भी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। अगर सूर्य छठे भाव में नीच हो जाए तो राशि से तो नीच होगा, लेकिन उपग्रह लेकिन पापी होकर के उपचय में रहने से बली होगा, तो भाव में बली होने से राशि में नीच होने से कैसा फल करेगा। वहीं दूसरी तरफ सूर्य उच्च का तो हो लेकिन नवम भाव में बैठा हो, तो अच्छी राशि में तो बैठा है लेकिन त्रिकोण भाव में पाप ग्रह अच्छा नहीं होता, तो अच्छी राशि में लेकिन बुरे भाव में बैठने से फल में कैसा तारतम्य होगा, ये समझना ही ज्योतिष को समझ। तो इस पूरे में मैं समझा दूं कि क्योंकि आप नक्षत्र के लेवल पे बात कर रहे हो, तो नक्षत्र का फल खत्म क्यों नहीं होता। नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, तो राशि जो होती है ना, राशि और भाव जो है वो इवेंट के लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे मानिए नवम भाव का स्वामी राशि में खराब है तो पिता शारीरिक तौर पे व्यक्ति से दूर है, ये दिक्कत है। ठीक है? तो राशि क्या हो गई, शरीर हो गई, कि शारीरिक तौर पे ही वो चीज नहीं। सप्तम भाव का स्वामी खराब राशि में है तो पत्नी का शरीर कमजोर है या पत्नी शारीरिक तौर पे उपस्थित नहीं। भाव क्या होता है मेरे हिसाब से, भाव होता है भावना, इमोशन। तो अगर नवम भाव का स्वामी खराब भाव में चले जाए, छठे 8वें 12वें भाव में चले जाए, तो जो भावना होती है ना पिता पुत्र के बीच में परस्पर, पिता की तरफ से प्रेम की और पुत्र की तरफ से सम्मान की, वो भावना नहीं रहती। पिता ही कुछ ऐसा कर देता है कि बेटा उसका सम्मान नहीं कर पाता,
बेटा ऐसी हरकतें करता है कि पिता उसको चाह करके भी प्यार नहीं कर पाता, भावना की दिक्कत। नक्षत्र जो है, देखिए सब नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। तो जब नक्षत्र के स्तर पे चीजें होती हैं तो ये मन की वजह से, ठीक है, कि अब पिता ठीक भी है, पिता मानिए कि नवम भाव का स्वामी खराब नक्षत्र में गया तो सारी बातें ठीक है, लेकिन मन में एक पिता की इमेज होती है। किसी को लगता है कि पिता वो होना चाहिए जो हमें सही मार्गदर्शन करे, किसी को लगता है पिता वो होना चाहिए जो कि हमारे घर में जो है कि रोटी पानी हमको मुहैया कराए, किसी को लगता है कि पिता वो हो जो हमें हर मामले में प्रोटेक्ट करे, हर जगह पे हमारी रक्षा करे। तो आपके हिसाब से पिता क्या है? किसी को लगता है कि पिता केवल हमारी रक्षा करे, केवल हमारा मार्गदर्शन करे। पैसा लाना कोई पिता का काम नहीं होता। अगर व्यक्ति पुरुष है तो वो खुद भी अपने लिए कर सकता है, अगर पिता पैसे नहीं ला पा रहे तो वो उनकी कोई खास जिम्मेदारी नहीं है। रक्षा करना, उत्तरदायित्व लेना पिता का मुख्य काम होता है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है पिता क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को अगर नक्षत्र के लेवल पे ग्रह खराब है तो जो पिता है वो इस कॉन्सेप्ट को नहीं मैच कर रहा, ठीक है ना। मतलब पिता हो सकता है वहां पर उपस्थित भी हो, पिता अपनी तरफ से सब कुछ कर भी रहा हो, लेकिन आपके हिसाब से पिता वो है जो मार्गदर्शन करे, और अब पिता अपनी जिंदगी में व्यस्त इतने हैं कि वो मार्गदर्शन कर नहीं पाते, या पिता सोचते हैं कि अरे अपने हिसाब से सीखेगा, हम क्यों मार्गदर्शन करें, ठीक है अपने हिसाब से करना चाहिए। तो ये आपके और आपके पिता की फंडामेंटल सोच के डिफरेंस की वजह से आपको जो है कि सुख नहीं मिलता। सप्तमेश नक्षत्र में कमजोर होगा तो यहां पर क्या दिक्कत है कि आप सोचते हो कि भाई मेरा पति ये करना चाहिए। पति वो है जो कि मुझे बात बात पे समझाए। पति दूसरी तरफ से ये सोचता है कि अरे बच्चा थोड़ी है, बच्ची थोड़ी है, अपने आप समझ जाएगी, है ना, किसी को ज्यादा रोका टोकी नहीं करनी चाहिए। तो ये भावनात्मक रूप से, विचारात्मक रूप से अलग अलग सोच रखने की वजह से समस्या जो होती है उसको ज्यादातर नक्षत्र दिखाता है। तो नक्षत्र में ग्रह कमजोर हो तो भावनात्मक विचारात्मक अंतर्द्वंद की वजह से सुख प्राप्त नहीं हो पाता, और नक्षत्र में अगर ग्रह बलशाली हो तो भावनात्मक विचारधारा एक जैसी होने से बाकी कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चीजें ठीक रहती है ना। मानिए कि नक्षत्र में सप्तमेश बलशाली है तो जिंदगी में सब गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं, बट पति सोचता है कि पत्नी मेरे को समय देनी चाहिए, पत्नी भी सोचती है कि मुझे भी पति को समय देना चाहिए, तो जिंदगी में सब गड़बड़ है। लेकिन ये दोनों पति पत्नी रात को एक दो घंटा साथ बैठ के बात करते ही हैं, या साथ बैठ के टीवी देखते ही हैं, या हर हफ्ता घूमने जाते ही हैं। तो दोनों की भावनात्मक मानसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं, और ऐसे मामले में ज्यादातर क्या होता है कि आसपास चीजें कितनी भी गड़बड़ क्यों ना चल रही हो, संबंध में एक संतोष का स्तर होता है, उसकी वजह से चीजें टिक जाती है, उसकी वजह से चीजें बढ़िया चलती। तो नक्षत्र जो है इस स्तर पे आपको अच्छा फल देता है। तो ये समझने की बात है। दूसरी बात है इसमें तत्व। तो तत्व जो है विशेष तौर पे तत्व, ये जब मैंने समझाया कि नक्षत्र क्या देता है तो इसमें तत्व थोड़ा सा मिला हुआ है। पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व। अब अग्नि क्या है? अग्नि जलाने की क्षमता रखता है, पावर है अग्नि, है ना, साथ मिलके काम करना, ये अग्नि तत्व है, ठीक है। अग्नि का एक एक कण साथ मिलके चीज को जलाता है, ठीक है। वायु तत्व जहां पर दूसरी तरफ से, वायु तत्व क्या है? दूसरे का उद्धार करने का अप्रोच रखता है। तो वायु क्या है कि वायु दुनिया जहान में फैलता है, घूमता है, स्वच्छंद विचरण करता है, और अपने साथ वायु के साथ जो आती है उसको भी उड़ाता चलता है। दूसरे को भी अपने स्तर पे पहुंचाना, समाज कल्याण, ये वायु करना चाहता है। जल तत्व जो है सब कुछ समाहित करना चाहता है। जल तत्व में एकता का भाव है, जल के मार्ग में जो भी आए उसको जल खुद में समाहित कर ले। पृथ्वी तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व सबको सहयोग करना चाहता है। जो भी चीज पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी चाहती है वो जिए, है ना। तो प्रकृति जो है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ इंतजाम कर देती है। और आकाश तत्व जो है, आकाश तत्व बस चुपचाप सब जगह पर उपस्थित रहना चाहता है ना, गार्जियन की तरह बस प्रेजेंट रहना चाहता है, चीजों को देखते रहना चाहता है। तो ये जो तत्व है, तत्व वो मूलभूत भावना दर्शाती है जो कि आप चाहते हो। ग्रह नक्षत्र के तत्व पे बलशाली होगा तो जैसा मैंने कहा कि मानसिक विचारों का सामंजस्य मिलेगा जिसकी वजह से सुख प्राप्त होगा, ठीक है। आप चाहते हो कि मेरा नौकर चाहे कुछ भी हो, कुछ भी करे, चाहे समय पर ना आए, घर में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दे, चोरी ना करे। और आपका जो नौकर है वो भी यही सोचता होगा कि कोई नहीं, मैं नहीं जा पाता हूं तो बॉस को फोन करके बता दूंगा, मालिक को फोन करके बता दूंगा, लेकिन चोरी चकारी नहीं। आपके और नौकर की भावना मिली, इससे आपको प्रेम, इससे आपको सुख उत्पन्न होगा। ये कब हुआ? जब शनि नौकर का कारक है, या छठे भाव का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी जो कि नौकर का कारक है, वो जब नक्षत्र तत्व का जो भी आपको मैंने नियम समझाया उसमें बलशाली हो तो ऐसा होगा। कमजोर हो तो क्या होगा?
कमजोर हो तो नौकर सोचेगा कि कोई बात नहीं, रोज ऑफिस जाना चाहिए मेरे को, ठीक है, उसके बाद अगर मालिक थोड़ा पैसा देता है और उसमें से मैं थोड़े से खुले पैसे रख भी लेता हूँ, नहीं भी लौटाता तो कोई बात नहीं। आप सोचते हो कि चलो भाई कोई बात नहीं, घर में दिक्कत होगी, समय पर रोज 8 बजे नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसे में घपला नहीं करना। अब इसमें क्योंकि आप दोनों की बातें नहीं मिल रही, आप दोनों का सोच नहीं मिल रहा, इस वजह से आपको उससे दुख प्राप्त। ये तब होगा जब तत्व के हिसाब से नक्षत्र कमजोर होगा। अब इसमें 75% बली होने में क्या होता है, एक आधा बार पैसे को लेकर के कुछ नौकर ने ऊपर नीचे कर दिया, आपको ये बात पता चल गई, आपने उसको संकेत में बता दिया, वो समझ गया, उसने दोबारा नहीं किया, 75% शुभ फल है। 100% शुभ फल हो तो नौकर ऐसा करेगा ही नहीं। 50% शुभ फल में क्या होगा कि आपने कह दिया कि भाई ऐसा है, पैसे का ऐसा गड़बड़ तो नहीं चलेगा, तो नौकर ने कहा ठीक है जी, उसके बाद कुछ समय तक तो उसने नहीं किया, लेकिन बाद में फिर से करने लगा, तो फिर आपको उसको अंततः निकालना पड़ा। इसमें क्या होगा, आपने समझाया, वो समझ गया, कुछ समय तक नहीं किया, तो आपको जो हैप्पीनेस जो मिल रहा है उसका, वो थोड़े लंबे समय तक मिल रहा है, लेकिन अंत में अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, तब हटा नहीं पड़ा। जब 25% ही केवल सुख फल करता हो, तो उसमें जो है कि नौकर धन की चोरी करेगा, आप उसको समझाना चाहोगे लेकिन समझेगा नहीं, चोरी करना कंटिन्यू रखेगा, तो आपको फिर उसको अंततः निकालना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से फल में तारतम्य करके और फल में सामंजस्य करके फलादेश करना चाहिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो ये नियम है, मतलब मेरे हिसाब से क्या, मैं फलादेश करता हूं तो इस नियम को बहुत महत्वपूर्णता से देखता हूं और तभी फलादेश करता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से इस नियम को देखे बिना फलादेश में पूर्णता आ पाना बहुत मुश्किल। तो ये नियम मैंने आपसे साझा कर दिया है, आप भी इसको देखिए, कुंडलियों में अपने विश्लेषण में इसका समावेश करिए और उसके बाद मजा देखिए।